आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो एक जो है, चूंकि आप प्रोफेसर हैं और आपने लंबा समय पढ़ाया है, आप छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आप जो है भारतीय संस्कृति को बड़े अच्छे से जानते हैं, आप जो है हिंदी साहित्य को बढ़िया से जानते हैं, आप पूरे आंदोलन को खूब बढ़िया आपने पढ़ा हुआ है। 75 से ज्यादा आपने किताबें लिखी। लोग तो 75 किताबें जीवन भर में पढ़ नहीं पाते। तो आपसे पहला सवाल मेरा बाल सुलभ सवाल है। मैं तो आपके विद्यार्थी की तरह ही हूँ, और ढेर सारे जो हमारे दर्शक हैं वो बच्चे हैं, विद्यार्थी भी हैं, जो सीखते हैं हमारा प्रोग्राम देखकर। इसलिए हम आप जैसे विद्वानों को अक्सर बुलाना चाहते हैं। ये जो भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो नारा दिया गया था, तो हमारे पूर्वजों ने भारत से क्यों उनको भगाना चाहा था, क्यों कहा था क्या भारत? धनंजय जी, इसमें पहली दिक्कत यह है कि आज जब हम भारत छोड़ो आंदोलन पर बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं बात कर रहे कि हमें अतीत की पूजा करनी है। हम गांधी की या कांग्रेस की पूजा करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। जब हम इतिहास में बार बार जाते हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं, उसे स्मरण करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहते हैं। अतीत पूजा के लिए हम इतिहास के पास नहीं जाते। भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत इसलिए महसूस हुई, और वो आज भी रिलेवेंट है, आज सबसे ज्यादा रिलेवेंट है वो चीज, वो ये कि अंग्रेजों के शासन के आने के बाद भारत का एक राष्ट्र राज्य के तौर पर, नेशन स्टेट के तौर पर अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया था। जब अंग्रेजों से कहा जा रहा था कि भारत छोड़ो, तो इसका अर्थ ये था कि हम अपने संप्रभु राष्ट्र को अर्जित करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और संप्रभु राष्ट्र को पाने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, और कोई विकल्प नहीं था। आज मैं क्यों इस बात पर एम्फेसिस देना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई चीज है हिंदुस्तान में तो वह नेशन स्टेट। और नेशन स्टेट के लिए जैसे खतरा पहले भी घरेलू ताकतों से था और बाहरी ताकतों से था, बाहरी ताकतें वहां निर्णायक थी। इसलिए ये जो नेशन स्टेट को बचाना, उसकी स्मृति को समृद्ध करने के लिए इस तरह के उत्सवों की, पर्वों की एक तरह से इतिहास गाथा में प्रवेश करने की जरूरत महसूस होती है। दूसरी एक चीज और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भारत छोड़ो आंदोलन की। गांधी को तो सब जानते हैं, गांधी तो से अपरिचित कोई नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन की ताकत गांधी नहीं, भारत की जनता थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के सारे डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स इस बात को कहते हैं। तो दूसरा जो लेसन, दूसरा जो सबक भारत छोड़ो आंदोलन का निकलता है कि अगर राष्ट्र राज्य खतरे में हो तो जनता के संघर्ष और कुर्बानियों से ही उसे बचाया जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बहुत ही मतलब अद्भुत है और अद्भुत साम्य है, भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई की सबसे बड़ी जमीन थी बंगाल और बिहार। सबसे तेज आंदोलन, जनता का सबसे तेज रिएक्शन, मोबिलाइजेशन सबसे ज्यादा जहां से हुआ वह था बंगाल और बिहार। और ये किसी की कल्पना में नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन, उसमें बिहार की जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही मतलब भयानक था। नेशन स्टेट को बचाना है ना, तो नेशन स्टेट को बचाने के लिए कहां से मदद मिलेगी मुझे, आज भी कहां से मदद मिलेगी और कहां लड़ाई का क्षेत्र है, ये मैं चीज जानबूझ के मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के निर्माण में नेशन स्टेट का बचाया जाना बेहद जरूरी है। और जब अधिनायकवादी ताकतें या साम्राज्यवाद जो उस जमाने में था, वह नेशन स्टेट का इस तरह से दुश्मन है। और यही वजह है कि आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करने बैठे हैं। देखो, जो आज का क्विट इंडिया का है और जो तब का क्विट इंडिया,
देखिए जी जी मोदी जी की मुश्किल क्या है कि वो सिर्फ भाषा की जगलरी करना जानते हैं। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा और न उन्होंने इतिहास को जानने की कोशिश की कभी। न वो वर्तमान का इतिहास जानते हैं, न वो अतीत का इतिहास जानते हैं। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, मोदी जी के इर्द गिर्द जितने भी उनके सलाहकार हैं वो भी इतिहास से अनभिज्ञ हैं। तो उनको हमेशा भाषा में जिसे कहें कि हम जुगाली करते हुए देख सकते हैं। वो नहीं समझ सकते कि भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या था। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत इसलिए भी है कि मुझे एक संप्रभु राष्ट्र और संप्रभु लोकतंत्र चाहिए और स्वतंत्रता, अबाधित स्वतंत्रता चाहिए। अंग्रेज अबाधित स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थे, स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थे। वे एक तरह से मातहत राज्य के तौर पर हमें अधिकार देने के लिए तैयार तो थे। और एक और, मोदी जी को यह चीज समझ में नहीं आएगी और आरएसएस वालों को भी ये चीज समझ में नहीं आएगी। उस जमाने में कम्युनिस्टों को भी ये चीज समझ में नहीं आई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की घटना अचानक नहीं घटी। 5 जुलाई 1942 से लगातार कांग्रेस ने मीटिंगें की और जनता को और अपनी इकाइयों को संगठित किया और शिक्षित किया। मुसलमान बहुत बुरे होते हैं ना, देश के शत्रु होते हैं ना। भारत छोड़ो आंदोलन का हीरो कौन था? गांधी तो था। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। हम भूल जाते हैं कि उस अबुल कलाम आजाद को हटाने के लिए गांधी ने मांग की थी कि मैं अगस्त आंदोलन का नेतृत्व तो तब करूंगा जब अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष पद से हटाया जाए कांग्रेस के और नेहरू को वर्किंग कमेटी से निकाला जाए। ये दोनों इस्तीफा दें। इस बात को लोगों ने नहीं माना। ये मैं घटना जानबूझ के कह रहा हूं। मैं अबुल कलाम आजाद का व्यक्तित्व इतना विशाल था और इतना ताकतवर था कि गांधी तक उससे डरते थे। अबुल कलाम आजाद के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहते ये लोग। मुझे लगता है कि नेहरू और गांधी, अबुल कलाम आजाद, इन दोनों का जो बहुत ही केंद्रीय महत्व है भारत छोड़ो आंदोलन में, उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। एक अन्य चीज जो बहुत ही मजेदार चीज है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जो अबुल कलाम आजाद ने उस समय कही थी और बहुत ही शानदार चीज थी। उन्होंने कहा था कि ये जो आंदोलन है जिसमें कि हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, तैयारी चल रही थी, और ये जो 8 अगस्त के पहले उन्होंने बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोकल लेवल पर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को शिक्षित किया और जनता को शिक्षित किया। वो अचानक विस्फोट नहीं था। कांग्रेस के तो नेता घर से निकल ही नहीं पाए। मीटिंग की और मीटिंग के बाद में सब लोग गिरफ्तार करके बंद कर दिए गए। जनता एकदम अनाथ थी, कोई नेता बाहर नहीं था। यह पहला बड़ा आंदोलन था हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जिसमें कि जनता ने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर हमारे नेता किसी वजह से गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर हम नहीं जानते, विरोध तो होगा, फिर वो अहिंसक होगा कि हिंसक होगा हम नहीं कह सकते। ये एकदम बेकार की चीज है हमारे लिए, हिंसा और अहिंसा, क्योंकि जनता हर स्तर पर लड़ेगी। तो उसमें जो सबसे केंद्रीय, जो प्रेरक 2 लोग थे जिनसे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और जनता का हर जर्रा जर्रा प्रभावित था, वो थे अबुल कलाम आजाद और पंडित नेहरू। और इस चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। गांधी जी की निश्चित तौर पर लीडरशिप को सब लोग मानते थे, गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन गांधी जी इस चीज के एकदम पक्ष में नहीं थे कि अबुल कलाम आजाद जो है अगस्त क्रांति के आंदोलन का नेतृत्व करें और वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये ऑन द रिकॉर्ड है ये चीज।
तो क्रेडिट तो जाती है अबुल कलाम आजाद को, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और चीज, अंग्रेजों से लड़ने के लिए या स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, ये जनता तय करेगी। वो अहिंसक रास्ता होगा या हिंसा का रास्ता होगा, ये तय हम नहीं करेंगे। जनता ने अपने तरीके से जहां जहां जरूरी समझा, कांग्रेस की कमेटियों ने जहां जहां जरूरी समझा, वहां एक सिरे से आंदोलन की योजना बनाई, पार्टिसिपेट किया और भाग लिया। कहीं वायलेंस था, कहीं वायलेंस नहीं था। इसके बावजूद जो चीज बहुत ही ऑन द रिकॉर्ड है, कांग्रेस ने अपने कमेटी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो, अंग्रेजों से ये मांग की थी कि भारत छोड़ें। कम्युनिस्ट पार्टी के 13 मेंबर थे जिन्होंने एक मुस्त ढंग से इसका विरोध किया, कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तथ्यों को भूलना नहीं चाहिए। गांधी ने स्वयं कहा था कि ये जो अगस्त का आंदोलन है, ये अहिंसक अगस्त क्रांति है। लोकतंत्र में राष्ट्र राज्य की रक्षा के लिए जब भी प्रयास किए जाएंगे तो वो रिवॉल्यूशन के तौर पर आइडेंटिफाई किए जाएं, ये नींव गांधी ने रखी। तो गांधी का तो महत्व सब लोगों ने माना, स्वीकार किया, और इसमें जो चीज छूट रही है, मोदी जी और उनके जो पूर्वज थे वो दुखी थे इस बात से कि वो भाग नहीं ले पाए। वो दुखी थे इस बात से कि उन्होंने तिरंगा नहीं उठाया था। भारत एक परिवार की तरह है और एक परिवार की तरह भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। और रही बात नेहरू परिवार की बात या गांधी परिवार की बात, तो बहुत साफ है कि गांधी परिवार और नेहरू परिवार जो है वो पॉलिटिकल परिवार है। वो वैसा परिवार नहीं है भाई भतीजेवाद वाला परिवार। तो ये जगलरी भाषाई जिसे कहेंगे प्रपंच, ये भाषाई प्रपंच उन लोगों के लिए तो अच्छा लगता है जो लोग राजनीति नहीं जानते। लेकिन जो लोग राजनीति जानते हैं, जिन्हें इतिहास की समझ है, वे जानते हैं अच्छी तरह से कि किसके परिवार ने भाग लिया। हम सिर्फ एक सवाल कर सकते हैं, लगातार करते रहे, फिर कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अपने को परिवार कहता है ना, हिंदू परिवार। वो हिंदू परिवार कहां था? स्वाधीनता आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो परिवार कहां था? कभी इतिहास के इस पन्ने को ईमानदारी से प्रधानमंत्री होने के नाते ये उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो ईमानदारी से कभी किसी मंच से आरएसएस के सरसंघ चालक से ये सवाल करें कि आरएसएस के लोग स्वाधीनता आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हुए। आज प्रधानमंत्री देश के प्रतिनिधि हैं, आरएसएस के प्रतिनिधि नहीं है। ये देश जिसकी कुर्सी पर वो बैठे हैं, वह देश भारत छोड़ो आंदोलन की देन है। वो कुर्सी भारत छोड़ो आंदोलन की देन है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार की देन नहीं है। एक अन्य चीज जो कि सामान्य तौर पर होता है ना, हम नेताओं का गुणगान करते हैं। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें जनता ने अपने संघर्ष और कुर्बानी से यश कमाया था। हिस्टोरिकल वास्तविकता तो यह है कि 40 से लेकर 47 के बीच में जितने भी जन संघर्ष हुए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, उनमें ऑफिशियली कांग्रेस की लीडरशिप गायब थी। ये एक वास्तविकता है। लेकिन कांग्रेस की निचली इकाइयां, कांग्रेस के मेंबर्स और दूसरे लोग, वो तो एक्टिव थे। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? कौन जेलों में थे? कांग्रेस के जो शीर्ष के नेता थे। हाँ ठीक, ये तो सच है कि वो जेलों में थे। लेकिन इससे भी बड़ा सच एक और है
कि उनकी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में नीचे गिरफ्तारियां हुई, और यह डॉक्यूमेंटेड है। वही आसफ अली का बड़ा नाम आता है। जो मैं जो चीज कहना चाहता हूं, नायक केंद्रित होकर अगर स्वाधीनता आंदोलन को देखेंगे तो दिक्कत होगी। स्वाधीनता आंदोलन की दिशा बदल दी जनता की हिस्सेदारी ने। नायक तो थे, नायक तो आज भी हैं। सवाल यह कि जनता की कितनी हिस्सेदारी है और कहां की जनता की हिस्सेदारी थी। हिंदुस्तान का ही नहीं, ढाका से लेके हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालय, सिर्फ एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों ने खुलकर अगस्त क्रांति के आंदोलन में भाग लिया, और वो साधारण हिस्सेदारी नहीं थी। जो लोग सोचते हैं कि वो अचानक हो गया, अरे नहीं भाई, ये किसी नेता की करामत नहीं है। क्योंकि कौन सी चीज पसंद है लोगों को? आज भी कौन सी चीज पसंद है? आजादी, आजादी और सिर्फ आजादी। दूसरे लोगों को कौन सी चीज नापसंद है? आजादी, आजादी और सिर्फ आजादी। तो ये लड़ाई है आजादी के पाने की और आजादी को कुचलने की। वहां आजादी को कुचलने में अंग्रेजों की भूमिका थी, और यहां जिनकी भूमिका है, संयोग से वे आजादी के खिलाफ खड़े हैं। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही सीरियसली ये बात मैं दर्ज करना चाहता हूं कि जो डाटा मेरे पास है उस समय का, बहुत ही शानदार डाटा है, जो प्रोटेस्ट का डाटा है। मसलन आंशिक या पूरी तरह नष्ट किए जो रेलवे स्टेशन नष्ट हो गए थे, वो थे करीब 200 उस अगस्त क्रांति के आंदोलन में। और जो पोस्ट ऑफिस जला दिए गए या नष्ट हो गए, उनकी संख्या थी 550। तमाम किस्म के वो पोस्ट ऑफिस जो चलायमान थे या दूसरे जल क्षेत्र में थे, उनकी संख्या थी 50 जो कि जलाए गए। टेलीग्राम और टेलीफोन के जो सेंटर्स थे टेलीकम्युनिकेशन के, उनके तार काटे जाने की घटनाएं हुई 3500। और जो थाने जलाए गए 70। अन्य सरकारी इमारतें जलाई गई 85। अब यहां से सुनिएगा, अभी तो आप एक ईंट फेंकते हैं ना तो देशद्रोही करार दे दिए जाते हैं। गांधी जी हीरो थे। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, गिरफ्तार जो लोग थे उनकी संख्या थी 60,229। और जो भारत रक्षा कानून, जिसे हम DIR कहते थे इमरजेंसी में, उस भारत रक्षा कानून में जो नजरबंद किए गए थे उनकी संख्या थी 18,000 के करीब। पुलिस या फौज की गोली से मारे गए लोग थे 940। पुलिस या फौज की गोली से घायल लोगों की संख्या थी 1600। ये डाटा सामान्य डाटा नहीं है। नेता सब जेल में थे, कुर्बानी करने वाले सड़कों पर थे। और वो कौन लोग थे? उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी जाति और धर्म के मानने वाले लोग थे। और रणक्षेत्र का जो किला था, केंद्र बिंदु था, वो बंगाल, बिहार, इसके जो इलाके थे, वो सबसे ज्यादा इस उसमें नहीं थे तो RSS के लोग। निश्चित तौर पर ये जो मैं क्यों ये चीज रिपीटेडली मैं ये शेयर करना चाहता हूं आपसे, कि वो ये कि गांधी जी ने जो कुछ किया, गांधी जी ने जो कुछ कहा, उस पर एक दृष्टिकोण है इतिहास के लोगों में, खासतौर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी से लोग प्रभावित रहे उनमें, उसमें रजनी पामदत्त प्रमुख रहे, जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के लोगों ने तरह तरह की बातें लिखी। और निश्चित और फैक्चुअली वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो है जनता और जनता का संघर्ष। एक अन्य चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, हम फासिज्म के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये दुविधा थी। कांग्रेस के अंदर भी दुविधा थी। कांग्रेस ने आइडियोलॉजिकल इनर स्ट्रगल करके इस दुविधा से अपने को निकाला और इस बात पर एक मत हुए कि हम फासिज्म के खिलाफ लड़ेंगे और अपनी आजादी लेकर रहेंगे।
और जब हम फासिज्म के खिलाफ लड़ेंगे तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ फिलहाल लड़ाई सस्पेंड रखी जाए, फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। कांग्रेस ने ये पोजीशन नहीं ली। उसने कहा कि हमारे लिए चीन और रूस उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी अपनी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का उस समय का जो प्रस्ताव था, अगस्त क्रांति का प्रस्ताव, बहुत ही बैलेंस और बहुत ही बेहतरीन प्रस्ताव था। मेरा स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी से बरसों संबंध रहा है। मैं इसके बावजूद ये बात कह रहा हूं कि कम्युनिस्टों का जो उस समय रवैया था वो सही नहीं था। लेकिन नीचे के स्तर पर मजदूरों और किसानों के संगठनों की भूमिका क्या थी? वो स्वाधीनता आंदोलन के इस अगस्त क्रांति समारोह में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे? इस स्ट्रगल में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे? वो शामिल हुए थे। इसलिए जनता की शिरकत और जनता की भागीदारी के बिना आप स्वाधीनता को अर्जित नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मैसेज अगस्त क्रांति दिवस का है। एक लाइन में आपसे सवाल के तौर पे जोड़ दूं। ये सवाल जो है बड़ा, हालांकि बहुत बार जवाब दिया गया है, लेकिन अक्सर ये लोग अपनी आरएसएस उस लड़ाई में अगर नहीं था तो क्यों नहीं? क्या इतिहास लिखने वालों ने धोखा किया या वाकई नहीं? नहीं, आरएसएस की स्थापना स्वाधीनता के लिए नहीं हुई थी। आरएसएस आज भी स्वाधीनता के लिए काम नहीं कर रहा। आरएसएस की स्थापना हुई थी हिंदू राष्ट्र के लिए। दिक्कत यह थी कि स्वाधीनता आंदोलन में लोग भारत की खोज कर रहे थे। राजा राममोहन राय से जो सिलसिला शुरू हुआ, भारत कैसा होगा, भारत कैसा था, भारत की खोज, न कि हिंदू राष्ट्र की खोज। ये जो लड़ाई थी वो ये थी कि आप अपने देश को कैसे देखते हैं। वो हिंदू की तरह देखते थे, लोग भारत की तरह देखते थे। तो जाहिर है कि जब वो हिंदू खोज रहे हैं और हिंदू राष्ट्र खोज रहे हैं, तो वहां न तो हिंदू राष्ट्र उपस्थित तो था नहीं कभी, हिस्ट्री में कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था। यहां तक कि महाराणा प्रताप का राज्य भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। तो हिंदू राष्ट्र की खोज करना अपने आप में काल्पनिक चीज थी। तो जब आप काल्पनिक चीज की खोज कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक काल्पनिक रास्ते पर ही जाएंगे आप। आपके पास में कोई वास्तविक समाधान और वास्तविक रास्ते नहीं होंगे। भारत की खोज एक वास्तविक जगत की खोज थी और उसने एक नए किस्म के संसार की सृष्टि, खासतौर आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरी चीज, वो क्यों शामिल नहीं थे उसका एक कारण यह है, एक तो था स्वाधीनता से उनका कोई संबंध नहीं था। दूसरा एक कारण यह है कि आधुनिक होने के लिए धर्मनिरपेक्ष होना पहली शर्त है। तो भारत को अगर अर्जित करना चाहेंगे तो धर्मनिरपेक्ष होना अनिवार्य है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र अर्जित करना चाहेंगे तो धर्मनिरपेक्षता का विरोध करना अनिवार्य है। और ये जो जगह थी, यही वह जगह थी जिसकी वजह से आरएसएस ने स्वाधीनता आंदोलन में शिरकत नहीं की। क्यों? क्योंकि भारत के कॉन्सेप्ट को, आधुनिक भारत के कॉन्सेप्ट को अंग्रेज नहीं मानते थे। वो किस चीज को मानते थे? उन्होंने कोई आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हमारे यहां नहीं की। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की राजा राममोहन राय ने, अंग्रेजों के शुरुआत के पहले। अंग्रेजों की तो इच्छा यह थी कि संस्कृत पढ़ें लोग और फारसी पढ़ें, मॉडर्न विषय न पढ़ें। ये लोग भी क्या चाहते हैं? गुरुकुल चलो। अरे मैं तो संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ा हूं, मैं जानता हूं। परंपरा से जब आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में रहेंगे तो आपका परंपरा से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एग्जिस्ट नहीं करता। संबंध तब होगा जब वो कोई चीज एग्जिस्ट करती हो परंपरा में। आखिरी चीज, बहुत ही जरूरी चीज, स्वाधीनता के लिए पहली शर्त है कि आपके दिमाग, आंख और कान तीनों खुले रहें। आपकी इन तीनों में से कोई भी इंद्रिय अगर काम नहीं कर रही है तो आप स्वाधीनता अर्जित नहीं कर सकते। अफसोस की बात है कि आरएसएस की दिमाग, आंख और कान, ये तीनों ही इंद्रियां एक तरह से शून्य थी, आज भी शून्य है। उन्हें हिंदुस्तान दिखाई नहीं देता, उन्हें हिंदुस्तान की कोई समस्या दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये जो तीन इंद्रियां जिनसे हम लोग काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और दिमाग से फैसले लेते हैं,
इन तीनों इंद्रियों का उनके यहाँ कोई उपयोग नहीं है। और लेकिन स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता के संग्राम में, लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ने के लिए इन तीनों इंद्रियों का सबसे अधिक स्वाधीनता सेनानियों ने इस्तेमाल किया। और ये वो जगह है जहां से कि हमें एक नए भारत की प्रेरणा मिलती है कि अगर लोकतंत्र बचाना है ना, तो आंखें भी खुली रहनी चाहिए, कान भी खुले रहने चाहिए और दिमाग एकदम चालू रहना चाहिए। दिमाग अगर काम नहीं करता और खाली आंखें और कान खुले हुए हैं, जैसा कि फेसबुक में होता है कि आंख खुले हुए हैं और कान खुले हुए हैं लेकिन दिमाग नहीं चलता, तो जो आता है हम उसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं। जी नहीं, आधुनिक भारत और हिंदू भारत में यह बुनियादी फर्क है। हिंदू भारत जो है विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, उसके यहाँ दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आधुनिक भारत के लिए विवेक और मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आधुनिक भारत के निर्माताओं के साथ, राजा राममोहन के साथ विज्ञान के बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों का जन्म हुआ और उन्होंने नई खोजें दी। आज भारत जहां खड़ा है ना विज्ञान के क्षेत्र में, उसकी नींव रखी गई कहां? उस फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। किन्होंने रखी? वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने नहीं, संत महंतों ने नहीं। ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। अरे हम कह रहे हैं कि आप, मैं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र होते तो हिंदू राष्ट्र के बारे में चाणक्य क्यों नहीं सोचता था? चंद्रगुप्त ने क्यों नहीं सोचा? अशोक ने क्यों नहीं सोचा? शिवाजी ने क्यों नहीं सोचा हिंदू राष्ट्र के बारे में? उनसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हैं ये, उनसे ज्यादा अक्लमंद हिंदू हैं। जो पहले ऋषि हुए, वैदिक ऋषि हुए, वे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं करते। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का जन्म हुआ आधुनिक काल में। ये प्राचीन काल, मध्यकाल कभी भी नहीं। और ये प्रेरणा ली मुसोलिनी से। और जाहिर है मुसोलिनी इलेक्शन के जरिए आया था और लंबे समय तक रहा, लेकिन आज इटली में कोई नाम लेवा और पानी देवा नहीं है। सारी दुनिया को विध्वंस के कगार पर पहुंचाने में मुसोलिनी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और मुसोलिनी के विचारों से और मुसोलिनी के साथ बैठक करके, प्रेरणा लेके आरएसएस के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया। इसका प्राचीन ऋषियों की दृष्टि, वाणी, बोली, लेखन, उससे कोई लेना देना नहीं है। मनुस्मृति पुरानी रहे, लेकिन उससे आरएसएस का कोई संबंध नहीं है। आरएसएस मनुस्मृति का अगर खाली आरएसएस पालन करे तो आप तय मानिए आरएसएस की शाखा से सारे बच्चे भाग जाएंगे। उन बच्चों ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, वो खाली नाम सुने हैं। अगर एक बार मनुस्मृति लागू कर दी जाए तो तय मान लीजिए कि आरएसएस का पता नहीं चलेगा। कौन सी चीज महत्वपूर्ण होगी? कौन सी चीज महत्वपूर्ण होगी? अंबेडकर का विरोध करने का एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था कि वह डिस्क्रिमिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है और अस्त्र है। लेकिन आरएसएस का तो मनुस्मृति से कोई संबंध नहीं है। वो मनुस्मृति की कोई बात नहीं मानते। खाली इतना कर दें, एक चीज कर दें, वो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कर दें, खाली लागू कर दें।
नारी की पूजा जहां होती है समाज में, वहां देवता रमण करते हैं। अब यहां नारी के साथ में रोज बलात्कार होते हैं, हर आधा घंटे में बलात्कार होता है, यहां देवता रहेंगे ही नहीं। मनुस्मृति की है ना। मैं अम्बेडकर ने जिस दृष्टिकोण से लिखा है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं खाली मैं इन्हीं के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस के कितने नेताओं के यहां वैष्णव धर्म की या किसी भी धर्म की उपासना और पूजा होती है और इनके 16 संस्कार किए गए हों। चोटी ये न रखें, जनेऊ ये न रखें, गायत्री मंत्र ये न करें, संध्या बंदन करना ये न जाने, और ये कहें कि हम हिंदू हैं। ये कैसे हो सकता है? दो चीज एक साथ नहीं चल सकती। अगर मनुस्मृति हाथ में है ना तो 3 बार संध्या बंदन करके दिखाओ। मनुस्मृति हाथ में है तो पहले जनेऊ करो और संस्कृत पाठशाला में जाओ और पढ़ो। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर संस्कृत पाठशालाएं बंद कर दी गई हैं। मैं पढ़ा हूं संस्कृत पाठशालाओं से, मुझे मालूम है उनकी दशा के बारे में। तो जिस देश में संस्कृत पाठशाला के पठन पाठन की प्रक्रिया को ही आरएसएस की सरकारें बाधित कर रही हों, और तुर्रा ये कि हम हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए आधुनिक विश्वविद्यालयों में विभाग खोलेंगे। अरे जहां ऑलरेडी खुला हुआ है वहां तो ठीक से व्यवस्था हो नहीं रही है आपसे, वहां तो टीचर लगाए नहीं जा रहे, और जो शाखा में बच्चे जाते हैं उसका अगर 1% बच्चे 1% खाली 1% संस्कृत पाठशालाएं भेज दिए जाएं तो संस्कृत पाठशालाओं में छात्रों का अभाव खत्म हो जाए। आरएसएस के बच्चे कहां जाते हैं पढ़ने? ज्यादातर बच्चे किस मीडियम में पढ़ते हैं? संस्कृत मीडियम में नहीं पढ़ते, कोई संस्कृत मीडियम में नहीं पढ़ता, वो सब इंग्लिश मीडियम में, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ते। नहीं ऐसा नहीं है। मैं सामने बैठा हूं प्रोफेसर, मैं संस्कृत मीडियम से पढ़ा हूं, मुझे फर्स्ट क्लास पेंशन मिलती है। और मैं ही नहीं, मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोगों के नाम पते बता सकता हूं जो कि लाखों रुपया टर्नओवर है उनका। विज्ञान की किताबें संस्कृत में नहीं है सर। लिखो, किसने मना किया है? किसने मना किया है कि जगदीश चंद्र बोस की किताब संस्कृत में लाई जाए? किसने रोका था? क्यों नहीं किया इन्होंने काम? जगदीश चंद्र बोस ने अपने लेखन में बंगला में लिखना पसंद किया अंग्रेजी की बजाय। मैं जानबूझ के कह रहा हूं ये बात। आप वेटनरी डॉक्टर हैं ना, आप सरसंघ महासंचालक हैं, एक वेटनरी किताब संस्कृत में लिख के दिखाइए और हिंदी में लिख के दिखाइए, नहीं तो मराठी में ही लिख के दिखाइए। आपके मंच से पुस्तकों का लोकार्पण होता है, वो पुस्तकें अंग्रेजी में आती हैं। आपका अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। क्यों? हिंदी से इतना तो प्यार करता है, हिंदी से तो इतना प्यार करता है, इतना जगह हिंदी लागू करना चाहता हूं। नहीं, वो प्यार ही करते हैं और लागू ही करते हैं, वो नीचे उसका स्ट्रक्चर नहीं बनने देते। चाहते थे कि हिंदी विश्व की भाषा बन जाए, इसलिए वाजपेयी जी भी जाकर के बोले थे हिंदी में, वहां यूएन में। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या हुआ? विदेश में जो हिंदी पढ़ाने जाते हैं प्रोफेसर, उनकी जानते हैं तनख्वाहें चौथाई कर दी गई हैं। मनमोहन सिंह के टाइम पर जो तनख्वाहें मिलती थी प्रोफेसरों को, वो तनख्वाहें घटा के बिल्कुल नीचे लाके फेंक दिया गया है। मोदी जी की वजह जी, उनके शासनकाल में। आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊं आपको। बताइए सर। सारे दुनिया में जो हिंदी की प्रोफेसर जाते थे एक्सचेंज के जरिए, उनकी तनख्वाहें और उनकी सुविधाएं घटा के जीरो कर दी गई हैं। हमारी एम्बेसी के लोग कहीं भी हिंदी प्रोफेसर को घास नहीं डालते, हिंदी का सम्मान करना जानते। वहां एक आदमी, आप ज्यादा नहीं, राजभाषा आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, किसी भी एम्बेसी में कोई भी काम हिंदी में नहीं होता। और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट की मिनट्स पहले जिस दिन हिंदी में लिखेंगे, उस दिन मैं सबसे पहला व्यक्ति होगा उनके पक्ष में बोलने वाला। 9 साल हो गए, कैबिनेट की मीटिंग की मिनट्स किस भाषा में लिखी जाती हैं? वो अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। ये हिंदी का ढोंग। सर जो आप कह रहे हैं कि आप लोग मिनट हिंदी में नहीं लिखते, अंग्रेजी में लिखते हैं, परिवारवाद पे बात करते हैं, और अनुराग ठाकुर, दीपक गोयल, सिंधिया सब साथ रहते हैं, वो भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, और जो है कहीं मंत्री बना लिए जाते हैं, आरोप लगे तो उनकी पार्टी में करके मंत्री बन जाते हैं।
क्या सब ठाकुर संत है, सब खाली दो है, सब संत भी है। यही तो ब्यूटी है हिंदू प्रोपेगेंडा की। जो खासियत है वो यही है, जो जो आपने एक बहुत ही अच्छे शब्द में इस्तेमाल किया आपने। मैं एक पुराना एक फ्रेज है, मैं बता रहा हूं आपको। बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा, अक्षरम नैव जानाति लपोड़ संखाय नमो नमः। और ये संस्कृत में एकदम जनता में प्रचलित चीज थी। तो इन्होंने क्या चीज सीखी? धोती होगी, कुर्ता होगा, बढ़िया तिलक होगा, एक त्रिपुंडधारी पंडित होगा जो मंत्र बोल रहा होगा, लेकिन वो अंदर से लपोड़ संख होगा। संस्कृत की परंपरा में लपोड़ संख भी रहे और विद्वान भी रहे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी परंपरा चुनते हैं। तो सर ये बतलाइए, जिस समय भी हमारा हो रहा है, तो मैं आखिर में एक सवाल और करूंगा आपसे। ये बतलाइए कि जो सड़कों पर हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, जो हरियाणा में हो रहा है, जो संसद में हो रहा है, जो पूरे देश में हो रहा है, इवन विदेश में भी जाके वही हो रहा है, इसी के लिए देश को आजाद कराया गया था। देखिए, ये लोकतंत्र की अपनी एक ये विशेषता है कि इसमें अनेक बार जो लोग हाशिए पर हैं वो केंद्र में आ जाते हैं, जो केंद्र में वो हाशिए पर चले जाते हैं। कल तक हिंदूवादी ताकतें हाशिए पर थीं, वो केंद्र में आ गई, और आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी एक तरह से वर्चस्व की स्थिति है। ये एक वास्तविकता है, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमें डेमोक्रेसी के विकास के साथ जो चीज़ करनी चाहिए थी वो ये थी कि हमें एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हमें मदद करनी चाहिए थी। हमने ये मान लिया कि हमने विधानसभा बना दी, लोकसभा बना दी, पंचायत बना दी, अब डेमोक्रेसी अपने आप चली जाएगी। हमने पाठ्यक्रम बना दिया बहुत अच्छा, डेमोक्रेसी अपने आप चली जाएगी। ये एनसीईआरटी का ही तो सो कॉल्ड साइंटिफिक पाठ्यक्रम था, जिसे पढ़ के ये नौजवान जो है हरे राम कर रहे हैं। पाठ्यक्रम साइंटिफिक बनाने से मनुष्य साइंटिफिक नहीं बनता। मैं बता रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये दूसरे जो लोग थे, ये डीएवी कॉलेज में पढ़े थे, जहां सुबह यज्ञ होता था, वेद मंत्र बोले जाते थे। वहां साइंटिफिक एजुकेशन नहीं थी, और वहां ये क्रांतिकारी पैदा हुए थे। यहां तक कि उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, उसका बेटा भी क्रांतिकारी था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को, या ये जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, या जो ये राजनेता हैं, ये क्या सामान्य सी चीज जैसे क्या व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता और स्वतंत्रता, इसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये अगर चीज दिमाग में से गायब हो गई, मैं एक व्यक्ति भी हूं, मैं एक टीचर भी हूं, लेकिन मैं एक व्यक्ति हूं सबसे पहले। मेरी अपनी एक आपकी एक अलग पहचान है, आपकी एक अलग विचारधारा। मुझे नहीं मालूम आपके घर में कौन लोग हैं, आपका धर्म क्या है, आपको मेरे बारे में ज्यादा नहीं मालूम। तो हम मिले किस, हम व्यक्ति के नाते मिले। अभी स्थिति ये हो गई है कि अब जो लोग मिल रहे हैं वो पुराने खतौनी को लेके आ रहे हैं। अच्छा, तुम ठाकुर हो कि जाटव हो? अरे यार, क्या लेना देना इससे। ये जो जगह बनी है पहचान की, ये जगह खतरनाक जगह है, इसने सारी मुश्किलें पैदा की। पहचान के रूप में हम व्यक्ति को पहचानना हमने डेमोक्रेसी में बंद कर दिया, और हमने किस पहचान को ऊपर ले आए, जिसको हमने छोड़ दिया था। धर्म की पहचान, जाति की पहचान, ये एकदम शिखर पर आ गई। हम खुश थे कि काशीराम आ रहे हैं, हम खुश थे मायावती आ रही हैं। ये जो चीज है दिमाग में बैठी रही ना, ये जो कास्ट पॉलिटिक्स की, कि वो डाउन ट्रोडन दमित वंचित समुदाय से लोग अरे सवाल ये आ तो रहे हैं, लेकिन किस दृष्टिकोण से आ रहे हैं। आज क्या स्थिति है? आज सारी जितनी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लोग थे, सारे के सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक बड़ी आइडेंटिटी की बात कर रही है, आरएसएस एक बड़ी आइडेंटिटी की बात कर रहा है, जो कि इन तमाम छोटी आइडेंटिटी को हजम कर जाएगा, जिसे लोग हिंदू आइडेंटिटी कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती? लोकतंत्र के विकास में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स
लोकतंत्र का नुकसान करती है, ये चीज हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये समझने में असमर्थ रही। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज शिखर पर हैं। अगर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को और उसकी परिणतियों को ठीक से समझ पाते कि भविष्य में कहां ले जाएगी ये, तो आज इस स्थिति को प्राप्त नहीं करते। मुसलमान पहले भी थे, हिंदू पहले भी थे, एक से एक धाकड़ हिंदू थे, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हमारी हिंदू की पहचान महत्वपूर्ण है। कभी ये नहीं कहा कि हमारी दलित की, अंबेडकर ने कभी अपनी दलित की पहचान को महत्वपूर्ण नहीं माना। अंबेडकर ने कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं किया पूरी लाइफ में, दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन कभी खड़ा नहीं किया। क्यों? महात्मा फुले ने भी नहीं किया, सावित्रीबाई ने जी भी जी नहीं जी जी, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये महाराज ने भी नहीं किया। जी, ये जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है, वो पैटर्न इसलिए डेमोक्रेसी में ये उल्टा हुआ कि हमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कभी वो स्त्री के नाम पर, कभी वो दलित के नाम पर, कभी वो हिंदू के नाम पर, कभी वो और किसी नाम पर, मनुष्य की पहचान और व्यक्ति की पहचान हम भूल गए। और जिस दिन हमने इसे हम भूल गए, जाहिर है कि दूसरी चीजें हमारे अंदर से आ गई। वो जैसे क्या ना कि वो पुरवैया हवा चलती है तो मरे हुए सांप भी जिंदा हो जाते हैं, तो ये हमारा मरा हुआ सांप था, वो जिंदा हो गया, अब वो फनफना रहा है, तो अब हम लोग परेशान है कि यार ये मरा हुआ सांप कैसे जिंदा हो गया। तो ये पुरवैया हवा मृत मूल्यों और मृत संस्कारों और मृत ताकतों को भी जिंदा कर देती है। और यही वजह है कि डेमोक्रेसी सबसे अधिक खतरे में है। बहुत सही क्लोजिंग लाइन आपने दे दी। डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा खतरे में है, मृत सांप जो है फिर से जीवन पा गया है। सर, आपसे और भी बात करनी है, कास्ट पॉलिटिक्स पूरी तरह की करेंगे और सारी चीजों को लेकर के अलग अलग करेंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, आभार। Thank और दोस्तों, दर्शकों, आपने ये कार्यक्रम देखा, कैसा लगा? आप जरूर बतलाएं, और अच्छा लगता है